नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर एक प्रदर्शनी लगी है भाजपा के कार्यालय में और उस प्रदर्शनी की एक झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूं और सब चीज़ें मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा साथ साथ, जिससे आप समझ पाएँ। तो शुरू करते हैं। ये प्रधानमंत्री के बचपन की कहानी लिखी है। बचपन एक इमारत की नींव जैसा होता है। नींव जितनी मजबूत हो, इमारत उतनी ही ऊपर जा सकती है। भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये बचपन की पाठशाला से चित्रों के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई और ये वो वृत्तांत जिसमें मगरमच्छ के बारे में सब लोगों ने अब तक जाना समझा है, उसको भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। ऐसा साहस जो करे उसी का नाम नरेंद्र। उम्र थी 7 से 8 साल। बालक नरेंद्र ने मगरमच्छों से भरे तालाबों में तैरकर मंदिर पर ध्वज लहराया और उसी तालाब से मगरमच्छ का एक बच्चा भी पकड़कर घर ले आया और माँ के समझाने पर वापस भी छोड़ आया। ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी मगरमच्छ के साथ। गांव एक तो लोगों में भेद क्यों। बचपन से ही गांव के पिछड़ों और वंचितों की दशा को लेकर नरेंद्र के दिल में करुणा थी। छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ समाज को जागृत करने के लिए बालक नरेंद्र ने पीलू फूल नामक एक नाटक की रचना की थी। पीलू फूल, कर्म के प्रति समर्पण। बचपन से ही नरेंद्र किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते थे। बचपन में वडनगर स्टेशन पर पूरी लगन से चाय बेचा करते थे। किसे पता था कि यह बालक आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन इसी ईमानदारी और लगन ने उनका रास्ता आगे भी प्रशस्त किया। ये चाय बेचने का एक चित्र आप देख रहे हैं वडनगर स्टेशन पे। माँ से मिला ईमानदारी का संस्कार। नरेंद्र का अपनी माँ के प्रति विशेष प्यार और लगाव है। माँ के संस्कार ने ही अनुशासन और ईमानदारी उनमें कूट कूट कर भर दी थी। 2001 में जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले वे अपनी मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे तो उनकी मां ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि मुख्यमंत्री क्या करता है, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम कभी रिश्वत नहीं लोगे, यह पाप कभी नहीं करोगे। नरेंद्र मोदी ने अपनी मां को कभी निराश नहीं किया। वास्तव में उनके हूँ खातो नथी खावा देते नथी। ना तो मैं रिश्वत लेता हूँ और ना ही मैं दूसरों को ऐसा करने दूंगा कि रवैये से भ्रष्टाचारी डरते हैं और आम जनता उनसे प्यार करती है। देशभक्ति की शक्ति। बचपन से ही नरेंद्र के अंदर देश के लिए मर मिटने का, कुछ कर गुजरने का जज्बा था। 1962 के युद्ध के समय सेना के जवानों का हौसला देखकर उनकी ये भावना और प्रबल हो गई। मेहसाना रेलवे स्टेशन पर सैनिकों को चाय पिलाते हुए उन्होंने ठान लिया, अब ये जीवन देश को समर्पित करना है। स्टेशन पर ही देश भर के लोगों को चाय पिलाते, बातें करते उन्हें भारत की विविधता को अनुभव करने का अवसर मिला। बचपन में एनसीसी के कैडेट के रूप में भी देशभक्ति की जड़ें और गहरी हुई। किताबों के समंदर के गोताखोर। जब भी समय मिलता मोदी स्कूल की लाइब्रेरी में जा बैठते, महापुरुषों की जीवन गाथाएं पढ़ते, उनकी लिखी पुस्तकों को पढ़ते और उनके महान विचारों को आत्मसात करने की कोशिश करते। वे स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, वीर सावरकर और बेंजामिन फ्रैंकलिन से बहुत प्रभावित हुए। इसका असर आज उनके आचरण और निर्णयों में झलकता है। तो अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। नमो एक युवा, नमो जीवन एक खोज, और ये उनका युवावस्था का एक चित्र है। हिमालय की गोद में। युवावस्था में कदम रखने के साथ जीवन को लेकर नरेंद्र का चिंतन मनन और गहरा होता गया। एक समय ऐसा भी आया जब अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनकर युवा नरेंद्र जीवन को जानने के लिए निकल पड़े। प्रकृति के सानिध्य में, हिमालय की गोद में, बस 2 जोड़ी कपड़े और ढेर सारे सवालों के साथ। देश की सेवा कैसे करूं? कहां से शुरू करूं? देश सेवा का रास्ता क्या होगा? साधु बनूं या सैनिक? हिमालय में प्रवास के दौरान जीवन का लक्ष्य साफ हो चुका था। आखिरकार अपनाया सेवा का रास्ता।
एक स्वयंसेवक के रूप में नरेंद्र ने खुद को झोंक दिया। आराम कम था लेकिन निस्वार्थ परिश्रम का संतोष था। उन्होंने देश भर में यात्राएं और सभाएं की। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता के बारे में जाना, बल्कि समाज के वंचितों और शोषितों की परेशानियों से भी अवगत हुए। लोकतंत्र को बचाने के लिए मोदी ने आपातकाल के खिलाफ न सिर्फ लड़ाई लड़ी, बल्कि कार्यकर्ताओं को एक साथ लाकर आंदोलन को भी तेज धार दी। कलम, कविता, कला, करुणा। नरेंद्र मोदी राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक संवेदनशील लेखक, कवि और सामाजिक चिंतक भी हैं। उन्होंने बचपन में ही समाज में फैले भेदभाव को उजागर करने के लिए पीलू फूल नामक नाटक लिखा। गुजराती में जहां आँख आधन्य छे जैसा काव्य संग्रह लिखा, तो वहीं साक्षी भाव, सामाजिक समरसता जैसी पुस्तकों की भी रचना की। प्रधानमंत्री रहते उन्होंने अपने विद्यार्थी मित्रों को परीक्षा में तनाव को कम कैसे करें, इसके लिए मंत्र दिए। एग्ज़ाम वॉरियर्स पुस्तक में उन्होंने अपनी लेखनी में सामाजिक जीवन के हर पहलू, हर क्षेत्र को समाहित किया है। भाजपा का एक मेहनती कार्यकर्ता, एक कुशल संगठनकर्ता। भाजपा नरेंद्र मोदी मानो माँ और बेटा। पार्टी ने चाहे जो काम दिया हो, संगठन का या सेवा का, उन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा की। चाहे 1987 में अहमदाबाद के स्थानीय निकाय चुनाव हों या फिर 1990 और 1995 के गुजरात विधानसभा चुनाव, उन्होंने पार्टी के लिए हर मोर्चे पर प्रभावी भूमिका निभाई। गुजरात ही नहीं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों की जिम्मेदारी मिली और वहाँ उन्होंने पार्टी का विस्तार किया। राष्ट्रीय महासचिव संगठन के रूप में वे भाजपा को बुलंदी तक पहुँचाने में जुटे रहे। 2 सांसदों वाली पार्टी का 303 सांसदों तक का सफ़र नरेंद्र मोदी के जज्बे और परिश्रम की कहानी है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, बहुत ही आइकॉनिक पिक्चर है ये। मोदी और गुजरात। गुजरात का मानचित्र। परिष्कार, परिवर्तन और परिश्रम। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कई सारे अभूतपूर्व कदम उठाए और विकास के नए नए कीर्तिमान रचे। उन्होंने चुनौतियों को अवसर में बदला। खेती से लेकर पानी मुहैया कराने तक, पावर जनरेशन से लेकर प्रदूषण नियंत्रण तक हर मोर्चे पर गुजरात ने नई बुलंदियों को छुआ। उन्होंने राज्य को वाइब्रेंट गुजरात के रूप में नई पहचान दिलाई। गुजरात मॉडल। 2001 में जब गुजरात का मनोबल कमज़ोर पड़ चुका था, उस समय नरेंद्र मोदी ने राज्य की बागडोर संभाली और उसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। गुजरात बहुत कम समय में अपने सर्वांगीण विकास से न केवल देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए विकास का एक नया मॉडल साबित हुआ। इलेक्ट्रिफिकेशन से एंटरप्रेन्योरशिप तक, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री तक, सब क्षेत्र में पॉलिसी और गवर्नेंस का एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया। ग्लोबल विज़न। आज हर राज्य में एक इन्वेस्टर समिट होता है, लेकिन जब गुजरात में इसकी शुरुआत हुई थी, उस वक़्त इसके बारे में ना किसी ने सोचा था, ना कोई जानता था। लेकिन नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता के कारण ये गुजरात में शुरू हुआ। इससे राज्य को न केवल लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट मिला, बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार भी मिले। मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट के माध्यम से प्रदेश में देश का पहला ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म तैयार किया और गुजरात दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन बना। ड्रीम बिग वाटर ग्रिड। ये नरेंद्र मोदी के विज़न का ही परिणाम है कि गुजरात में पानी की कमी दूर करने के लिए उन्होंने राज्य में विश्व की सबसे बड़ी वाटर ग्रिड तैयार कर दी। इसके जरिए गुजरात के कोने कोने तक नर्मदा का पानी पहुंचा दिया। सुदूर और सूखे कच्छ तक नर्मदा का पहुंचना एक चमत्कार से कम नहीं है। ड्रीम बिग सोलर पावर। जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो उनके नेतृत्व में चरंका उस समय एशिया के सबसे बड़े सौर पार्क का घर बन गया। कैनाल, रूफटॉप सोलर प्लांट जैसे नवोन्मेषी यानी इनोवेटिव विचारों की शुरुआत हुई और सौर ऊर्जा का लाभ भी गुजरात के आम लोगों के घर तक पहुंचने लगा। ड्रीम बिग रिवर फ्रंट। नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर जिस रिवर फ्रंट का निर्माण कराया, वो आज पूरे देश के लिए एक मिसाल बना है। कल तक जो जगह अतिक्रमण और गंदगी की वजह से जानी जाती थी, आज वहाँ फिल्मों की शूटिंग हो रही है। न केवल साबरमती नदी के पानी को स्वच्छ किया गया है, बल्कि वो देश का एक महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र बन गया है। ड्रीम बिग
मोदी के प्रण से पूरा हुआ सरदार सरोवर डैम का संकल्प। कौन नहीं जानता कि गुजरात के सरदार सरोवर डैम का काम पिछले कई दशकों से अटका हुआ था। ये डैम गुजरात की जीवन रेखा के समान था, लेकिन कांग्रेस ने इसे सालों से अटका रखा था। उसे पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी ने अनशन तक किया। इस काम में पहली बार तेजी उस समय आई जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सारे अवरोधों को दूर करते हुए डैम को पूर्ण ऊंचाई तक पहुंचाया। ड्रीम बिग, BRTS बर्ड्स रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कई शहरों के लिए एक सपने के रूप में शुरू हुआ, लेकिन यह कुप्रबंधन के कारण उनके लिए एक बुरा सपना बनकर रह गया। हालांकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की वजह से यह सिस्टम गुजरात में एक बड़ी सफलता बन गया। समय की बचत और आराम प्रदान करते हुए यह गुजरात के कई शहरों में आम लोगों के लिए सार्वजनिक परिवहन का साधन बन गया है। ड्रीम बिग, एयरपोर्ट जैसे बस स्टेशन। बस अड्डे का नाम सुनते ही भीड़ भाड़ और अव्यवस्था की तस्वीरें घूमने लग जाती हैं, लेकिन गुजरात के शहरों में बस अड्डों की तस्वीर ने पूरे देश के सामने यह नया मानदंड स्थापित कर दिया। अब यहाँ बस अड्डा हाईटेक तरीके से निर्मित किया गया है और एयरपोर्ट को टक्कर देता नज़र आता है। नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए बस अड्डों को हवाई अड्डों की तरह अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने का सपना देखा था। नीति स्पष्ट हो, नियत साफ हो और इरादे नेक हो तो आप इच्छित परिणाम ला सकते हैं। पावरफुल सीएम। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो अधिकांश लोगों ने बिजली की आपूर्ति करने का अनुरोध किया ताकि कम से कम रात के खाने के समय अंधेरा ना हो। और फिर एक दिन आया जब गुजरात के 18,000 गाँवों में ज्योतिग्राम के तहत न केवल बिजली पहुंचाई गई बल्कि यह अधिशेष बिजली वाला भारत का पहला राज्य भी बन गया। इस तरह 24 घंटे सातों दिन बिजली की आपूर्ति की गई। कृषि और आवासीय क्षेत्रों के लिए अलग अलग फीडरों की व्यवस्था की गई। कृषि के लिए 8 घंटे और रिहायशी इलाकों के लिए 24 घंटे बिजली दी गई। स्कूल चले हम। नरेंद्र मोदी ने बेटियों की शिक्षा के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी। हर साल गर्मियों में 45 डिग्री सेल्सियस में नरेंद्र मोदी अपने सारे मंत्रियों और अधिकारियों को लेकर गांव-गांव इसलिए घूमते थे ताकि बच्चियां स्कूल जा सकें, उनके माता पिता को प्रेरित किया जा सके। कन्या केलवड़ी और शाला प्रवेशोत्सव जैसे कार्यक्रमों से बेटियों की शिक्षा पर बल दिया गया। इसका नतीजा ये रहा कि स्कूल ड्रॉप आउट रेट 20% से घटकर 2% रह गया। ऐतिहासिक जनादेश। भाजपा को मिला बहुमत। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। भारतीय जनता पार्टी के लिए 2014 का लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक था। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम पर पार्टी ने पहली बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया और लोकसभा की कुल 282 सीटें जीती। नरेंद्र मोदी ने लोगों के इस जनादेश को स्वीकार करते हुए अपने ट्वीट में कहा, इंडिया हैज़ वन। 2014 के आम चुनाव ने भारतीय राजनीति के पूरे परिदृश्य को ही बदल कर रख दिया। इस चुनाव में हर वर्ग, जाति और पंथ के लोगों को जोड़ते हुए नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपनी यात्रा की शुरुआत की। आज़ादी के बाद पहली बार कड़ा परिश्रम, बड़े परिणाम। साफ नियत, सही विकल्प। क्या किसी ने सोचा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ही काले धन के खिलाफ SIT गठित हो जाएगी? क्या किसी ने सोचा था कि सरकार नोटबंदी जैसे कदम उठाएगी? आज देश में बेनामी संपत्ति के खिलाफ कड़ा कानून है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जैसी टेक्नोलॉजी आधारित योजनाएं हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसे कदमों से देशवासियों का मोदी सरकार में विश्वास बढ़ा है। इसी विश्वास का नतीजा है कि देशवासियों की सोच और व्यवहार में व्यापक बदलाव आया है। इनकम टैक्स देने वालों की संख्या दोगुनी हो जाना इसका एक बड़ा उदाहरण है। मेरे देश के जवान तुझको शत शत प्रणाम। वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा 40 सालों से लंबित था, लेकिन नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में पूर्व सैनिकों की यह मांग पूरी हो गई। देश की सुरक्षा में जुटे जवान प्रधानमंत्री मोदी के लिए कितनी अहमियत रखते हैं, इसका पता इसी बात से चलता है कि वे हर साल अपनी दिवाली जवानों के बीच ही मनाते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं और अपनी खुशियां साझा करते हैं। इससे पहले ऐसा उदाहरण हमें कभी देखने को नहीं मिला। पिछले 7 वर्षों में सेना के आधुनिकीकरण के लिए जिस प्रकार तेज़ी से कई कदम उठाए गए हैं वो अभूतपूर्व हैं। पहले सेना के जवान बुलेट प्रूफ जैकेट तक के लिए तरसते थे, आज उनके पास अत्याधुनिक हथियार और दूसरे सैन्य साजो सामान उपलब्ध हैं। तमाम विरोधों और चुनौतियों के बावजूद पीएम मोदी ने राफेल को लेकर वायुसेना की वर्षों पुरानी मांग पूरी की। अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों के शामिल होने से भारतीय सैन्य क्षमता में अभूतपूर्व बढ़ोतरी।
जब पूरा देश हमारे जवानों के साथ खड़ा होता है, उनकी ताकत 130 करोड़ गुना बढ़ जाती है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि। आज़ादी के 70 वर्ष बीत जाने के बाद भी भारत के पास अपने सैनिकों की वीरता और त्याग का सम्मान करने के लिए कोई नेशनल वॉर मेमोरियल और पुलिस मेमोरियल नहीं था। नरेंद्र मोदी ने उन बहादुर पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित करने का फैसला किया जिन्होंने कर्तव्य पथ पर अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। पीएम मोदी ने उनके सम्मान में 25 फरवरी 2019 को नेशनल वॉर मेमोरियल देश को समर्पित किया। इसी प्रकार अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों की याद में उन्होंने नेशनल पुलिस मेमोरियल का भी निर्माण कराया। नारी शक्ति से देश की तरक्की। प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र है, वी नीड टू मूव अहेड फ्रॉम वुमेन डेवलपमेंट टू वुमेन लेड डेवलपमेंट। एक तरफ पीएम मोदी ने बच्चियों को बचाने और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी पहल की, वहीं दूसरी तरफ उज्ज्वला योजना के जरिए करोड़ों गरीब महिलाओं को जानलेवा धुएं से मुक्ति दिलाई। इसी प्रकार एक और जहां उन्होंने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के माध्यम से नौकरी पेशा गर्भवती महिलाओं के लिए सवैतनिक अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया, वहीं दूसरी ओर पीएम आवास योजना के तहत महिलाओं के नाम पर घर आवंटित करने का ऐतिहासिक कदम उठाया। हर गरीब के सिर पर हो अपनी छत। गरीब घर से आने वाले प्रधानमंत्री को पता था कि गरीब की परेशानियां क्या होती हैं, गरीब के लिए पानी, बिजली, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का क्या महत्व है। इसलिए उन्होंने गरीबों को सिर्फ 4 दीवारी वाला मकान ही नहीं बल्कि सुविधाओं से सुसज्जित घर देने का फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी मानते हैं कि हर परिवार के पास ऐसा पक्का घर होना चाहिए जिसमें पानी का कनेक्शन हो, शौचालय की सुविधा हो और 24 घंटे बिजली सप्लाई की व्यवस्था हो। ये उनका संकल्प ही है कि अब तक पीएम आवास योजना के तहत करीब 2 करोड़ घरों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। 2022 तक हर भारतीय को छत देने का उनका लक्ष्य अब दूर नहीं है। बापू का सपना किया साकार, स्वच्छ भारत ने लिया आकार। किसी ने सोचा नहीं था कि भारत का प्रधानमंत्री लाल किले से स्वच्छ भारत और टॉयलेट बनाने की बात करेगा। लाल किले के अपने पहले संबोधन में उन्होंने न सिर्फ स्वच्छ भारत का आह्वान किया बल्कि 2 अक्टूबर 2014 को इसे राष्ट्रीय अभियान के रूप में लॉन्च कर दिया। जब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसके लिए अपने हाथ में झाड़ू थाम ली तो देखते ही देखते ये एक जन आंदोलन में तब्दील हो गया। स्वच्छ भारत अभियान के परिणाम स्वरूप आज भारत खुले में शौच से लगभग मुक्त हो चुका है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ अभियान छेड़ा है। दिव्यांगजनों के सच्चे साथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा कहा है कि दिव्यांगजन और बाकी और लोगों की तरह ही सक्षम, साक्षी, दृढ़ निश्चयी और ज़बरदस्त संकल्प से भरे होते हैं। पीएम मोदी ने ही लोगों की मानसिकता में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए विकलांग के बजाय दिव्यांग शब्द के इस्तेमाल का आग्रह किया था। दिव्यांगजनों के प्रति अधिक संवेदनशीलता सुनिश्चित हो, यह प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य लक्ष्यों में से एक रहा है। यही वजह है कि सार्वजनिक जगहों को उनके अनुकूल बनाए जाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। उनके लिए सबसे अधिक शिविर आयोजित किए गए हैं। साथ ही उन्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए देश भर में प्रोत्साहन राशि और सहायक उपकरण वितरित किए गए हैं। वीआईपी कल्चर को गुड बाय। रूस में जब प्रधानमंत्री मोदी ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के दौरान विशेष सोफा पर बैठने से मना किया और बाकी लोगों की तरह ही सामान्य कुर्सी पर बैठे तो ये देखकर कई लोग हैरान हो गए। लेकिन ये तो नरेंद्र मोदी के स्वभाव में ही शामिल रहा है। नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है तब से उन्होंने वीआईपी कल्चर को ख़त्म करने पर जोर दिया। पीएम मोदी मानते हैं कि न्यू इंडिया के जो मार्गदर्शक सिद्धांत हैं उनमें कोई वीआईपी नहीं बल्कि सभी ईपीआई, एवरी पर्सन इज़ इम्पॉर्टेंट है। जो लाल बत्ती वीआईपी संस्कृति का प्रतीक बन गई थी उसे मोदी सरकार ने एक झटके में ख़त्म कर दिया। भुला दिए गए नायकों का सम्मान। देश के जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने आधुनिक भारत के निर्माण के लिए संघर्ष किया, देश को जातिवाद और कुरीतियों से मुक्त करने के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के नागरिकों को समान अधिकार दिलाने के लिए अपना जीवन खपा दिया, उन्हें सिर्फ एक परिवार को याद रखने की खातिर लंबे समय तक भुला दिया गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने इन महानायकों को वह सम्मान और स्थान दिया जो उन्हें दशकों पहले मिल जाना चाहिए था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सम्मान करते हुए आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर लाल किले पर तिरंगा फहराया। साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीपों के नाम बदलने का ऐलान किया। सेलुलर जेल जाकर काला पानी की सज़ा काटने वाले वीर सावरकर समेत उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने राष्ट्र की खातिर अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। गांधी के सपनों को पूरा किया। नरेंद्र मोदी ने अपने सार्वजनिक जीवन में महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा। राष्ट्रीय जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस पर महात्मा गांधी की अंतर्दृष्टि का प्रभाव ना रहा हो। गांधी के स्वच्छ भारत की दृष्टि से लेकर भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने तक, महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने तक, नरेंद्र मोदी ने अपनी सभी नीतियों और शासन में
गांधी के सिद्धांतों और उनकी शिक्षा को शामिल किया है। प्रधानमंत्री मोदी हर योजना समाज के आखिरी से आखिरी व्यक्ति को ध्यान में रखकर तैयार करते हैं और उन तक लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वर्षों का अंधेरा छटा, घर घर में सूरज उगा। जरा सोचिए कि आपके घर से देश की चकाचौंध भरी आर्थिक राजधानी मुंबई दिख रही हो, लेकिन आप खुद अंधेरे में बैठे हो तो कैसा लगेगा। कुछ ऐसा ही हाल एलिफेंटा का था। देश के 18,000 गाँव की किस्मत भी ऐसी ही थी। नरेंद्र मोदी ने देश के उन सभी 18,000 गाँवों में बिजली पहुंचाने का संकल्प लिया जो आज़ादी के दशकों बाद भी अंधेरे में डूबे थे। उन्होंने न केवल 1000 दिनों के भीतर सभी गाँवों में बिजली पहुंचा दी, बल्कि उससे आगे बढ़ते हुए लगभग हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया। प्रधानमंत्री मोदी के अथक परिश्रम का परिणाम रहा कि सौभाग्य योजना के तहत 2.62 करोड़ से अधिक घरों तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है। गांव वही पहचान नहीं। प्रधानमंत्री मोदी गांव और शहर के फ़र्क को ख़त्म कर रहे हैं। सड़कें हों या ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, सिंचाई के साधन हो या फिर बिजली की सप्लाई, हर स्तर पर गांव सरकार की प्राथमिकता में है। कॉमन सर्विस सेंटर की मदद से आज गाँवों की तस्वीर बदल रही है। ग्रामीणों को घर बैठे हर सरकारी सुविधा का लाभ मिल रहा है। यह सब नरेंद्र मोदी के आत्मा गाँव की और सुविधा शहर के विज़न का परिणाम है। गांव को आत्मनिर्भर बनाने के महात्मा गांधी के विचारों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राम उदय से भारत उदय को लेकर देशव्यापी आंदोलन शुरू किया। ग्राम स्वराज अभियान का भी विकास के फायदों को गांवों तक ले जाने पर केंद्रित है। हमारा प्रयास है कि देश का हर व्यक्ति सशक्त हो, एक समावेशी समाज का निर्माण हो, सम और मम के भाव से समाज में समरसता बढ़े और सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ें। सामाजिक न्याय के पैरोकार, वंचितों को मिला अधिकार। सामाजिक न्याय और सामाजिक सशक्तिकरण को लेकर प्रतिबद्धता नरेंद्र मोदी की नीतियों की आधारशिला रही है। उन्होंने वंचितों और पिछड़ों को हर लिहाज से सशक्त करने के कदम उठाए हैं। SC/ST अत्याचार निरोधक अधिनियम को जहां और अधिक मजबूत किया गया है, वहीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। वंचित वर्ग के छात्रों को स्कॉलरशिप देने के अलावा युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी गई है। नरेंद्र मोदी का मानना है कि शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तिकरण भी सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे सकता है। सभी के लिए सुलभ और सहज हेल्थ केयर, सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, इसके लिए नरेंद्र मोदी ने न केवल स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया है, बल्कि महंगी दवाइयों और चिकित्सा के खर्च को भी कम किया है। आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिससे 50 करोड़ गरीबों को लाभ मिल रहा है। यह न केवल हेल्थ केयर स्कीम है, बल्कि भारत के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को पुनर्जीवित करने और ग्रामीण भारत में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने की रणनीति है। जन औषधि केंद्र में बाजार मूल्य की तुलना में 50 से 80% कम कीमत पर दवाइयां मिल रही हैं। वहीं हार्ट स्टेंट्स और घुटना प्रत्यारोपण की कीमतों में भी भारी कमी आ चुकी है। पद्म अवार्ड्स और पीपल्स अवार्ड्स, ऐसा पहली बार हुआ है जब पद्म पुरस्कारों से सम्मानित ज़्यादातर लोग साधारण और गरीब पृष्ठभूमि से रहे। हर व्यक्ति में छिपी प्रतिभा को पहचानने और हर किसी को विशेष महसूस कराने की नरेंद्र मोदी की यही तो खास शैली है। पुरस्कार पाने वाले ये वे लोग हैं जिनमें कोई दूर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की अलग जगाने में लगा है, तो कोई मरीजों को मुफ्त इलाज कराने में जुटा है, किसी ने आदिवासी किसानों की खेती में मदद करने का बीड़ा उठा रखा है, तो किसी ने धर्म जाति से ऊपर उठकर लावारिस शवों के अंतिम संस्कार को ही अपना परम कर्तव्य मान लिया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पद्म पुरस्कार देश के उन नायकों को देने की नई परंपरा शुरू हुई जो प्रसिद्धि से दूर समाज सेवा में जुटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पद्म पुरस्कारों के नामांकन की पूरी प्रक्रिया को ही बदल दिया। उन्होंने लोकतंत्र के महत्व को बताते हुए देश के आम नागरिकों को पद्म पुरस्कार के लिए नामांकित करने का अवसर प्रदान किया। सदैव जनता के साथ, नरेंद्र मोदी उन नेताओं में से एक हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के महत्व को सबसे पहले समझा और जनता से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए इसका भरपूर उपयोग किया। उनका मासिक कार्यक्रम मन की बात भारत के लोगों के साथ एक संवाद है, जिसमें वे देशवासियों को सकारात्मकता और देश और सेवा के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें देश के सामने मौजूद अहम मुद्दों को लेकर जागृत करते हैं। इसके अलावा उन्होंने विद्यार्थियों के लिए एग्ज़ाम वॉरियर्स पुस्तक लिखी। उन्होंने इस पुस्तक में बताया है कि किस प्रकार विद्यार्थी परीक्षा के दौरान अपना तनाव कम कर सकते हैं। आतंकवाद ने विश्व की मानवता को ललकारा है, आतंकवाद ने मानवता को चुनौती दी है। वो मानवीय शक्तियों को नष्ट करने पर तुला हुआ है और इसलिए सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व की सभी
मानवतावादी शक्तियों को एकजुट होकर आतंकवाद को पराजित करना ही होगा। आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब। आज का भारत एक ताकतवर न्यू इंडिया है। अपने जांबाज सैनिकों के दम पर हिंदुस्तान मजबूती के साथ खड़ा है, जहां आतंक को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आतंक के खात्मे के लिए अब भारत सर्जिकल स्ट्राइक्स करने से भी नहीं चूकता है। जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की और आतंकी शिविरों को ध्वस्त किया, तो दुनिया ने भी भारत की मजबूत इच्छा शक्ति को जमकर सराहा। माओवादी हिंसा का दायरा भी काफ़ी सिकुड़ चुका है। यह मोदी के निर्णायक नेतृत्व के सहारे ही संभव हुआ है कि सरकार यूएपीए में संशोधन कर सकी। आजकल 1 रुपये में क्या मिलता है? आज भी 1 रुपये का कितना महत्व है, यह आपको मोदी सरकार की योजनाओं में दिख सकता है। महज 1 रुपया प्रतिदिन या 1 रुपया प्रति माह के खर्च पर अब गरीब से गरीब व्यक्ति बीमा और वित्तीय सुरक्षा का लाभ उठा रहा है। आज़ादी के दशकों बाद भी देश की एक बड़ी आबादी बैंकिंग सेवाओं से वंचित थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की जनधन योजना ने इस दिशा में क्रांतिकारी बदलाव लाकर रख दिया। आज 43 करोड़ से भी अधिक गरीबों के नए बैंक खाते खोले जा चुके हैं। अगर व्यक्ति कुछ करने की ठान ले तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। जन आंदोलन के माध्यम से बड़ा बदलाव लाए जा सकते हैं। किसान समृद्ध होता है तो भारत समृद्ध होता है। हमारे किसान खुद कई मुश्किल परिस्थितियों से गुजरकर हमारा पेट भरते हैं। कम उपज की कम कीमत, खेतों की बिगड़ती सेहत, भंडारण की कमी और फसल की बर्बादी जैसे कई कारण हैं जो उनके लिए चुनौती बनकर आते हैं। किसानों की ऐसी मुश्किलों को कम करने के लिए पीएम मोदी ने बीज से बाजार तक के पूरे फसल चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इनमें गुणवत्ता वाले बीजों की खरीदारी, नीम कोटेड यूरिया की व्यवस्था, उर्वरकों के लिए सब्सिडी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप और फसल बीमा से लेकर ई नाम के जरिए अपनी फसलों को बेचने के लिए बाजार उपलब्ध कराने में मदद कराना शामिल है। इसके अलावा पीएम किसान योजना भी लागू की। इसके जरिए देश में पहली बार किसानों के खाते में हर वर्ष सीधे 6,000 रुपये डाले जा रहे हैं। किसानों के हाथ मजबूत करने और उन्हें अपनी उपज का सही मूल्य प्राप्त करने की स्वतंत्रता देने के लिए किसानों के हित में ऐतिहासिक सुधार किए गए हैं। स्टार्टअप इंडिया। पीएम मोदी के कार्यकाल में पहली बार स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मुहिम शुरू हुई, स्टार्टअप इंडिया। हजारों स्टार्टअप्स को धनराशि मुहैया कराकर कुछ नया करने में सहायता कर, उनकी बौद्धिक संपदा की रक्षा कर, संस्थागत प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन प्रदान कर मोदी सरकार ने स्टार्टअप्स को लेकर देश का नज़रिया बदल दिया। स्टार्टअप पर पीएम मोदी के प्रभाव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आज टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में शहरों में बड़ी संख्या में स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं और उनमें से कईयों का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप्स और स्टार्टअप कल्चर के लिए जिस प्रोत्साहन को सुनिश्चित किया है, वह बेहतरीन परिणाम ला रहा है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप सिस्टम बनकर उभरा है। इसके अलावा भारत में सितंबर 2021 तक लगभग 60 यूनिकॉर्न्स स्टार्टअप जो $1 बिलियन के मूल्यांकन तक पहुँचे हैं। 2014 तक ऐसे केवल 3 या 4 यूनिकॉर्न्स थे। यह आश्चर्यजनक वृद्धि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देखी गई है। युवा शक्ति पर अटूट विश्वास। नरेंद्र मोदी का मानना है कि भारत के नौजवानों के पास नामुमकिन को मुमकिन करने की असीम क्षमता और ऊर्जा है। मोदी सरकार की हर नीति और योजना में युवाओं को प्राथमिकता दी गई है। पीएम मोदी ने भारत में पहली बार जहां शिक्षा सुधारों के जरिए शिक्षण संस्थानों को प्रतिस्पर्धी बनाने की मुहिम छेड़ी, वहीं स्किल डेवलपमेंट के लिए एक मंत्रालय बनाने के साथ देश भर में कौशल विकास केंद्र खोले। मोदी युवा खिलाड़ियों के साथ एक अद्भुत सामंजस्य कायम करते हैं और हर उपलब्धि पर उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। यदि भारत खेल की दुनिया में एक बड़ी शक्ति बनने की राह पर अग्रसर है, तो उसमें खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम की बड़ी भूमिका है। एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार, एक ग्रिड, एक राशन कार्ड, एक संविधान। भारत की ताकत उसकी एकता में है। सरदार पटेल भारत के राजनीतिक एकीकरण के सूत्रधार थे। वहीं जीएसटी लागू करने के साथ ही पीएम मोदी भारत के आर्थिक एकीकरण के इंजीनियर बन गए। जीएसटी से एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार का सपना सच हुआ। इसी प्रकार सरकार ने बिजली आपूर्ति के सुधार की दिशा में मिशन मोड में काम करते हुए एक राष्ट्र, एक ग्रिड की अवधारणा को पूरा कर दिखाया। वहीं देश भर में एक राशन कार्ड की योजना भी शुरू कर दी गई है। इससे गरीबों को देश के किसी भी हिस्से में सरकारी राशन का लाभ मिल सकेगा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के साथ ही पूरे देश में एक ही संविधान को लागू करने का साहसपूर्ण कदम उठाकर अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया। दिखा दो दुनिया को भारत का सामर्थ्य।
एक सशक्त भारत का अर्थ है एक उद्यमी भारत। प्रधानमंत्री मोदी का यह दृढ़ विश्वास है कि भारत के पास दुनिया के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की क्षमता है। आज मेक इन इंडिया के तहत मोबाइल से लेकर रक्षा उत्पाद के निर्माण तक, इनोवेशन से लेकर इंजीनियरिंग तक बड़ी उपलब्धियां हासिल करने का सिलसिला जारी है। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण वंदे भारत एक्सप्रेस और पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इकाई उत्तर प्रदेश में है। 2014 में हमारे देश में 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थीं। वहीं आज भारत 268 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों का संचालन कर रहा है। विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स सहित कई क्षेत्रों में शुरू की गई PLI योजना में किए गए निवेश बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के रूप में सामने आ रहे हैं। यह पहले इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देखा जा रहा है। डिजिटल हुई पहचान, डिजिटल से भुगतान, डिजिटल से जीवन आसान। PM मोदी टेंसियोनोलॉजी को समाज के आखिरी छोर पर मौजूद व्यक्ति तक पहुंचने का साधन मानते हैं। वह इसे आर्थिक और सामाजिक समानता की दिशा में एक उपकरण के रूप में देखते हैं। जैम, जनधन आधार मोबाइल, ट्रिनिटी का आधार डिजिटल इंडिया की नींव पर बना है ताकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का उपयोग करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली से भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जा सके। पूर्ण रूप से भारतीय इनोवेशन भीम UPI न केवल भारत में डिजिटल भुगतान क्रांति को गति दे रहा है, बल्कि रुपे कार्ड के साथ दुनिया के दूसरे छोर तक पहुंच भी गया है। भारत नेट प्रोग्राम के तहत ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहले ही 1.65 लाख पंचायतों तक पहुंच चुका है। डिजिटल मुद्रा लाने की दिशा में कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने हाल ही में ई-रूपी की शुरुआत की। ई-रूपी बिचौलियों को हटाने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि सरकार सामाजिक सुरक्षा का लाभ सीधे दे सके। भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम है। इस प्रकार हम एक अभूतपूर्व डिजिटल युग में प्रवेश करने को तैयार हैं। देश की संस्कृति को गर्व से दिखाते हैं। प्राकृतिक सुंदरता, भांति भांति के भोजन, भाषाएं, पोशाक और सांस्कृतिक समृद्धि भारत को एक समग्र पर्यटन स्थल बनाती हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए पर्यटन में अपार संभावनाएं हैं। यह प्रधानमंत्री PM मोदी के दिल के बहुत करीब भी है। PM नरेंद्र मोदी ने एक तरफ जहां पर्यटन स्थलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर दिया, वहीं सोशल मीडिया में भी जब उन्होंने इनक्रेडिबल इंडिया की मुहिम चलाई तो देश ही नहीं पूरी दुनिया में यह ट्रेंड चल पड़ा। इसी का परिणाम है कि 5 साल में विदेशी पर्यटकों की संख्या दोगुनी हो गई। 2015 में वैश्विक पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूची में जहां भारत का स्थान 52वां था, वहीं 2019 में 34वां हो गया। भारतीय संस्कृति और विरासत की रक्षा। नरेंद्र मोदी के पहले भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के प्रति भारत के राजनेताओं में एक अजीब तरह की उदासीनता देखने को मिलती थी, किंतु नरेंद्र मोदी ने इसे पूरी तरह बदल कर रख दिया है। वे न केवल भारतीय संस्कृति से गहरे रूप से जुड़ गए हैं, बल्कि इसे भारत और विदेशों में खुलकर प्रदर्शित करने से भी नहीं हिचकिचाते। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को वे उपहार में रामायण या गीता की प्रतियाँ, छोटे कारीगरों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प और भारत के विभिन्न हिस्सों में कढ़ाई वाले वस्त्र आदि सप्रेम भेंट करते हैं। आजकल जब विदेशी नेता भारत आते हैं तो उन्हें केवल नई दिल्ली के आसपास ही नहीं घुमाया जाता, बल्कि उन्हें काशी, अयोध्या, महाबलीपुरम, अमृतसर और ऐसे ही सांस्कृतिक स्थानों तक भी ले जाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय संस्कृति को न केवल प्रसारित करते हैं, बल्कि उसकी रक्षा के लिए भी पहल करते हैं। भारत से चुराए गए पुरावशेषों और कलाकृतियों को दूसरे देशों में देखकर इससे पहले कि सरकारें उसकी ओर से आंखें मूंद लेती थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने रिकॉर्ड संख्या में ऐसी चीज़ों को भारत वापस लौटाने का काम भी किया है। पिछले 7 वर्षों में ऐसी लगभग 250 चोरी की कलाकृतियों को या तो भारत वापस लाया जा चुका है या वापस आने वाली हैं। 2004 से 14 के बीच के 10 वर्षों में वापस लौटी चोरी की कलाकृतियों से इसकी कल्पना करें तब बात समझ में आएगी। जितना ऊंचा कद उतनी विशाल प्रतिमा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उस महान व्यक्ति के लिए देश की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश को एकजुट रखने का काम किया। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी ने साल 2010 में सरदार पटेल की स्मृति में एक प्रतिमा बनाने का विचार रखा था। 2018 में सरदार पटेल की 143वीं जयंती पर PM मोदी ने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। लौह पुरुष की इस प्रतिमा का आकर्षण कुछ ऐसा है कि इसे देखने एक दिन में 34,000 पर्यटक तक पहुंच रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को टाइम पत्रिका ने वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2019 में शामिल किया है। संसाधन वही, निर्माण की रफ्तार नहीं। ग्रामीण सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग और जलमार्ग समृद्धि के रास्ते हैं। PM मोदी के नेतृत्व में भारतमाला
सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए और सागरमाला बंदरगाहों के विकास के लिए पर अभूतपूर्व ध्यान केंद्रित किया गया है। ग्रामीण सड़कों और राजमार्गों के निर्माण की गति पिछले 7 वर्षों में दोगुनी से अधिक हो गई है। हमारे गांवों को शहर से जोड़ने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 2014 के बाद से लगभग 2.84 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। भारत के समुद्र तट के साथ कई प्रमुख बंदरगाहों को व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब भारत अंतर्देशीय जलमार्गों की दिशा में प्रवेश कर रहा है। 2018 में पीएम मोदी ने गंगा नदी पर भारत के पहले मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया। बदल रहा गांव, संवर रहा जीवन। पीएम मोदी के अनुसार भारत के सतत विकास की कुंजी गांवों को सशक्त बनाने में निहित है। स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, आवास योजना और आयुष्मान भारत सहित उनकी प्रमुख योजनाओं का गांवों के समग्र विकास पर व्यापक असर पड़ा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का जीवन आसान हुआ है। पिछले 7 सालों में मोदी सरकार के 2.84 लाख किलोमीटर से ज़्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। महामारी के बावजूद प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में अब तक का सबसे बड़ा निवेश किया गया है। कृपया कुर्सी की पेटी बांध लें। उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान के रूप में लोकप्रिय योजना के माध्यम से अब हवाई चप्पल वाला यात्री भी हवाई जहाज़ की यात्रा कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य टियर 2 और टियर 3 शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ना है। स्वतंत्रता के 7 दशकों तक देश में 65 हवाई अड्डों का संचालन किया जा रहा था, लेकिन मोदी सरकार में यह संख्या बढ़कर 100 से भी ज़्यादा हो गई है। जय हो ऊर्जा गंगा मैया की। भारत के पूर्वी राज्यों के लाखों घरों में पाइपलाइन से गैस लाइन एक सपना है जो जल्दी साकार होगा। ऊर्जा गंगा नामक योजना 2540 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना है जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के 40 जिले और 2600 गाँव में आपूर्ति करेगी। दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में इस परियोजना की आधारशिला रखी जो जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। केवल इतना ही नहीं, ऊर्जा गंगा योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी गैस की आपूर्ति हो रही है, जबकि बरौनी, बिहार स्थित उर्वरक कारखाने भी पाइपलाइन से जुड़े हुए हैं। मोदी के साथ दुनिया योग पथ पर। आज दुनिया भारत के साथ योग पर्व मना रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील को संयुक्त राष्ट्र में 177 राष्ट्रों ने खुले मन से स्वीकार किया। हर साल 21 जून को खुद प्रधानमंत्री मोदी देशवासियों के साथ योग करते हैं, जिसका अनुकरण पूरी दुनिया करती है। यह भारतीय संस्कृति के इतिहास में एक नया अध्याय है जिसमें हर साल लाखों करोड़ों लोग योग पर्व मनाते हैं। सूरज की शक्ति से दुनिया को जोड़ा। ग्लोबल वार्मिंग का रुख भारत ने मोड़ा। वसुधैव कुटुंबकम, ये संस्कृत वाक्यांश अपने आप में भारतीय जीवन पद्धति का संपूर्ण दर्शन है। यही वो दर्शन है जिसके आधार पर प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन की अगुवाई की और इसके लक्ष्य को हासिल करने के लिए 122 देशों को एकजुट किया। वैश्विक गठबंधन को आगे बढ़ाने में पीएम मोदी ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उसे स्वीकार करते हुए उन्होंने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार भारत के 130 करोड़ देशवासियों के सम्मान का प्रतीक बना। अब अंतरिक्ष में भी भारत का दबदबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक बड़ी अंतरिक्ष शक्ति बन गया है। दुनिया उस वक्त आश्चर्यचकित रह गई जब भारत ने एक ही बार में 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का रिकॉर्ड बनाया। मंगलयान की सफलता के बाद भारत ने चंद्रयान 2 को भी प्रक्षेपित किया और पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का ऐतिहासिक प्रयास किया। इसके तहत भारत ने उस स्थान तक पहुंचने का प्रयास किया जहां इससे पहले किसी देश ने जाने का सोचा तक नहीं था। 2018 में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी 2022 में भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान की घोषणा कर चुके हैं। वहीं अब भारत के पास अंतरिक्ष में सैटेलाइट को भी मार गिराने की क्षमता हासिल हो चुकी है। अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों के कार्यान्वयन के साथ जहां इसे निजी भागीदारी के लिए खोल दिया गया है, इससे विकास की दिशा ऊपर की ओर ही है। पर्यावरण का सिपाही। प्रधानमंत्री मोदी व्यक्तिगत रूप से प्रकृति के रंग में रचे बसे हैं। इसका असर उनकी नीतियों से भी स्पष्ट रूप से झलकता है। अब उन्होंने लोगों से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करने की अपील की है ताकि आसमान, महासागर, जंगल और धरती पर रहने वाले सभी जीवों की रक्षा हो सके। पर्यावरण को लेकर उनकी नीति का ही नतीजा है कि भारत में जंगलों का दायरा 7 साल में 16,000 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया, जबकि बाघों की संख्या भी दोगुनी हो गई। भारत की विशाल प्राकृतिक सुंदरता को दिखाने का वे कोई मौका नहीं छोड़ते, इसलिए उन्होंने बेयर ग्रिल्स के साथ मैन वर्सेस वाइल्ड के स्पेशल एपिसोड में शामिल होकर अपनी धरती को बचाने का संदेश दिया।
यह इस सीरीज का सबसे अधिक देखा जाने वाला एपिसोड बन गया। प्रधानमंत्री मोदी के पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता ऐसी है कि दुनिया के प्रमुख देशों में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो पेरिस समझौते से जुड़े जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने की राह पर है। संकट मोचक बने मोदी। जब भी देश में कहीं कोई आपदा या संकट आता है, कोई चुनौती सामने खड़ी होती है, तो देशवासियों की मदद के लिए नरेंद्र मोदी हमेशा तत्पर रहते हैं, वहाँ मौजूद रहते हैं। चंद्रयान 2 मिशन के दौरान वे लगातार इसरो के वैज्ञानिकों के साथ खड़े रहे। विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होने से मायूस वैज्ञानिकों का उन्होंने खुद आगे आकर हौसला बढ़ाया। उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदा हो, चाहे कश्मीर घाटी में आई बाढ़ की विपदा, कच्छ में आए विध्वंसकारी भूकंप की त्रासदी हो, या फिर सूरत में बाढ़ की विभीषिका, नरेंद्र मोदी हमेशा संकट के समय देशवासियों के साथ खड़े नजर आए। कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों के लिए पीएम केयर्स की शुरुआत की। यह एक ऐसा फंड है जो उनकी शिक्षा की ज़रूरतों का ध्यान रखेगा। एक संवेदनशील पहल है जो उन बच्चों को भरोसा देगा कि राष्ट्र उनके साथ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी संकट मोचक सिद्ध हुए हैं। जब कोविड महामारी आई तो प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे भारत मिशन की शुरुआत की, जिसके माध्यम से 20 लाख भारतीयों को वापस लाया गया। यह अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। हाल ही में अब अफगानिस्तान में हालात बेहद ख़राब हो गए, तब भारत ने ऑपरेशन देवी शक्ति की शुरुआत की और 800 से अधिक लोगों को वापस लाया गया। जनप्रिय, लोकप्रिय, सर्वप्रिय राजनेता। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की पार्टी को वोट देने वालों की संख्या 17 करोड़ से अधिक थी। ठीक इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान करने वालों की संख्या 22 करोड़ से अधिक थी। उन्होंने 5 करोड़ से अधिक मतदाताओं को अपने साथ जोड़ा। आज के समय में यह संख्या कितनी व्यापक है, इस पर विचार करने के लिए ज़रा इस तथ्य पर गौर करें। अमेरिका में 2016 के राष्ट्रपति चुनावों में मतदान करने वालों की कुल संख्या लगभग 16 करोड़ थी। यहाँ तक कि अगर इतिहास को पलटकर देखें तो शायद ही किसी भी नेता को इतना जन समर्थन मिला हो। जो अपने संघर्ष से आगे बढ़ अपने दम पर खुद को गढ़े, उसे नरेंद्र मोदी कहते हैं। गुजरात के बड़नगर से निकलकर वैश्विक मंच पर छा जाने की नरेंद्र मोदी की कहानी किसी किंवदंती के समान है। यह उनके प्रयासों, सीखने की ललक और धैर्य की कहानी है। नरेंद्र मोदी का विराट जीवन एक विराट मूर्ति की तरह है, जिसे उन्होंने खुद अपनी जीवन यात्रा के दौरान कड़ी मेहनत से तराशा है। बगैर किसी खानदान के नाम के, बिना किसी जातीय राजनीति का सहारा लिए और बगैर किसी गॉडफादर के उन्होंने जीवन के हर कदम पर खुद को साबित किया। नरेंद्र मोदी जीवन के हर स्तर पर कठिन से कठिन परीक्षा पास करते हुए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बने हैं। आज आकांक्षाओं से भरी हुई भारतीय युवा पीढ़ी, विशेषकर वंचित और शोषित तबके के लोग नरेंद्र मोदी के जीवन से प्रेरित होते हैं और इसमें उन्हें अपने भविष्य की संभावनाएं भी दिखाई देती हैं। 24 घंटे भी कम हैं, बंदे में इतना दम है। सुबह हो या शाम, हर वक्त काम ही काम। दर्जनों बैठकें, निरंतर यात्रा, अधिकारियों से मुलाकात, ताबड़तोड़ फैसले, यही है नरेंद्र मोदी की दिनचर्या। इतना व्यस्त कि 24 घंटे भी पड़ जाते हैं कम। नरेंद्र मोदी को जीवन में कुछ भी अपने आप हासिल नहीं हुआ है। उन्होंने इसे हासिल करने के लिए हर कदम पर कठिन परिश्रम किया है। जब नरेंद्र मोदी स्वयं सेवक थे तब उन्होंने हर छोटे बड़े कार्य खुशी खुशी किए। यही वजह है कि उन्हें समय समय पर बड़ी जिम्मेदारियां मिलती रहीं। बाद में वे भाजपा संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका में आ गए और पार्टी के शीर्ष नेताओं की पहली पसंद बन गए। वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने और अपनी कार्यशैली की वजह से वे प्रधानमंत्री पद के लिए भी देश भर के लोगों की पसंद बने। आप खुद के साथ स्पर्धा कीजिए कि मैं जहां कल था उससे 2 कदम आगे बढ़ा क्या। अगर आपको ऐसा लगता है तो यही आपकी विजय है। कभी भी दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा मत कीजिए बल्कि खुद के साथ अनुस्पर्धा कीजिए। मां गंगा ने बुलाया है। साल 2014 में वाराणसी से अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था, न मुझे किसी ने यहाँ भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। 2019 में नामांकन के दौरान उन्होंने फिर से अपनी यही निष्ठा प्रकट की। मां गंगा के प्रति अगाध प्रेम, स्नेह और लगाव ने नरेंद्र मोदी को मां गंगा का रक्षक बना दिया। गंगा आरती के लिए दुनिया के नेताओं को बुलाकर उन्होंने अपनी संस्कृति को समृद्धि का परिचय
पूरी दुनिया से कराया है। गंगा के तट पर बसे हजारों गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाया गया है। मां गंगा को दूषित करने वाली नालियों, सदियों से गंगा में गिराए जा रहे टनों सीवेज को बड़े पैमाने पर रोककर मां गंगा को प्रदूषित होने से बचाया गया है। काशी का कायाकल्प। नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वाराणसी को चुना, तब शहर में खुशी की लहर सी दौड़ गई और वहाँ के लोगों ने अपना मानकर उन्हें गले लगा लिया। तब से शहर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नरेंद्र मोदी के सांसद बनने के बाद वाराणसी में बेहतर सड़कों और व्यापार सुविधा केंद्रों का निर्माण, गंगा के घाटों का कायाकल्प, शहर में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, स्वच्छ गंगा और महिलाओं के लिए उद्यमशीलता के अवसर, बुनकरों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम और संसदीय क्षेत्र में अन्य विकास परियोजनाओं ने जोर पकड़ा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर एक विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के रूप में बनाया जा रहा है, जो वाराणसी का कायाकल्प कर देगा। तन मन से स्वयं सेवक। मैं अपने देश से कुछ भी नहीं मांगता, बल्कि मैं इसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा। यह होती है स्वयं सेवा की भावना। यही वह भावना है जिसे नरेंद्र मोदी जीते हैं और अपने सार्वजनिक जीवन में दशकों से इसे लागू करते आए हैं। आरएसएस के एक स्वयंसेवक के रूप में उन्होंने कठिन जीवन जिया है और आपातकाल में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ी। भाजपा संगठन में कार्य करते हुए उन्होंने निस्वार्थ भाव से कड़ी मेहनत की। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी वे इसी भाव के साथ देश सेवा में जुटे रहे हैं। यही वजह है कि वे करोड़ों देशवासियों के प्रेरणा स्रोत हैं। प्रवासी भारतीयों के अभियान बढ़ाया हिंदुस्तान का मान। नरेंद्र मोदी का प्रवासी भारतीयों के साथ खास रिश्ता है। उनके लिए ये लोग भारत के स्थायी राजदूत हैं और दुनिया भर में रहने वाले भारतीय उनसे अपार स्नेह करते हैं। 2014 में न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जब मोदी का भव्य स्वागत किया गया, तब दुनिया ने प्रवासी भारतीयों की ताकत और मोदी की लोकप्रियता को देखा। नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर के भारतवंशियों में शक्ति का संचार किया। उनके नेतृत्व में पूरे विश्व में रह रहे भारतीयों को गर्व की अनुभूति होती है। इसके अलावा वे खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि किसी भी परेशानी के वक्त उनका हमेशा ख्याल रखा जाएगा। जब दुनिया देती है प्रधानमंत्री को सम्मान, बढ़ जाती है भारत की शान। जो 130 करोड़ देशवासियों के दिल में बसा है, उसे पूरी दुनिया सलाम कर रही है। ये कुछ चित्र हैं दुनिया भर के बड़े नेताओं के साथ, राजनेताओं के साथ। फिर एक बार चौकीदार की सरकार। नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ शुरुआत की और 2014 में प्रचंड जनादेश प्राप्त किया। तब से भारत के हर क्षेत्र में समाज के हर तबके के लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। 2019 में पूरे देश के नागरिकों ने उन्हें पिछली बार के मुकाबले और अधिक बहुमत से जिताया। मोदी सरकार को समाज के हर वर्ग का विश्वास मिला है और इसके साथ ही सबका विश्वास के युग की शुरुआत हुई। एक चाय वाले से देश के चौकीदार बनने तक का उनका ये सफ़र भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती बयां करता है। 56 इंच के सीने का दम। अनुच्छेद 370 हुआ खत्म। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का मुकुट है। यह गर्मजोशी से भरे लोगों के खूबसूरत राज्य है। दुर्भाग्य से एक ऐतिहासिक भूल की बड़ी कीमत जम्मू कश्मीर के लोगों को चुकानी पड़ी। नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 को हटाकर एक ही झटके में इतिहास रचने का काम किया। मोदी सरकार के इस कदम के द्वारा सही मायने में जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। यह एक ऐसा निर्णय था जो राजनीतिक साहस को दर्शाता है और जिसने कश्मीर के अंदर एवं सीमा पार से परेशानी पैदा करने वालों की कमर तोड़कर रख दी। सबसे बड़ी बात यह रही कि प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति की वजह से पूरी दुनिया भी इस मुद्दे पर भारत के साथ खड़ी हो गई। 3 तलाक से मुक्ति दिलाई, माता बहनों की दुआएं पाई। 80 के दशक में शाहबानो प्रकरण हुआ और उस वक्त की एक घटना ने राष्ट्र की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था। इससे 3 तलाक की वो मध्ययुगीन प्रथा चर्चा में आ गई थी, जिसका इस्तेमाल मुस्लिम महिलाओं को प्रताड़ित करने के लिए किया जाता था। दुर्भाग्य की बात थी कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उस वक्त करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को न्याय नहीं मिल सका और यह कुप्रथा ऐसे ही चलती रही। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 3 दशक बाद इस कुप्रथा पर पूर्ण विराम लगा दिया। जल शक्ति से जल क्रांति। 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वायदे को पूरा करते हुए नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति मंत्रालय का सृजन किया ताकि पानी से जुड़ी समस्याओं को तत्काल और व्यापक रूप से हल किया जा सके। मोदी सरकार के बनते ही जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए जल शक्ति का अभियान शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान की वजह से जल संरक्षण आज जन आंदोलन बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 तक सभी को पेयजल सुनिश्चित करने के लक्ष्य का भी ऐलान किया है।
इस योजना के तहत पिछले 2 वर्षों में लगभग 5 करोड़ घरों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। महामारी के बावजूद 20 लाख कनेक्शन प्रति माह की यह आश्चर्यजनक दर है। तेज हैं, तत्पर है, तैयार है। नया भारत, मोदी का भारत। नया भारत तेज गति से दौड़ने को तैयार है। लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए अब हम आकांक्षाओं को पूरा करने की ओर बढ़ चुके हैं। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समग्र बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 100 लाख करोड़ की परियोजना वाली पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान की शुरुआत की घोषणा की। गति शक्ति योजना स्थानीय निर्माताओं की वैश्विक प्रोफाइल को बढ़ाने और दुनिया भर में प्रतिस्पर्धा करने में मदद करेगी। यह भविष्य के नए आर्थिक क्षेत्रों की संभावनाओं को बढ़ाएगी। संपत्ति मुद्रीकरण के साथ जहां सरकार अपनी कम उपयोग की कई संपत्तियों को पट्टे पर दे रही है, 6 लाख करोड़ रुपए का एक और निवेश होगा, जिसका उपयोग उत्पादक गतिविधियों, विकास और नौकरियों को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकेगा। सिख भाई बहनों की आस्था को मिली शक्ति, करतारपुर कॉरिडोर पर ऐतिहासिक उपलब्धि। गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को दुनिया भर में धूमधाम से मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर सरकार ने इसके लिए विशेष रूप से कई तरह के प्रबंध किए। गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश वर्ष इस वर्ष बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। पीएम मोदी के अथक प्रयास से सिख समुदाय की करतारपुर साहिब जाने की दशकों पुरानी इच्छा पूरी हुई। 1947 में विभाजन के समय गुरु नानक देव से जुड़े आस्था के इतने पवित्र तीर्थ स्थल को भी भारत में नहीं रखा जा सका, जो देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र रहा था। प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता की वजह से ही 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को न्याय मिलना शुरू हो सका। उन्होंने नए सिरे से फाइलें खुलवाईं, जिसके बाद दंगे में शामिल कई बड़े नेताओं को भी जेल जाना पड़ा। हाल ही में जिस तरह से गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र सत्स्वरूप को युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में बड़ी श्रद्धा के साथ वापस लाया गया, उससे पूरा देश चमत्कृत था। नई शिक्षा नीति से मजबूत होगी नए भारत की नींव। वर्षों बाद देश में नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की नींव तैयार करने वाली है। आज हमारे युवाओं को जिस तरह की शिक्षा और स्किल चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति उस पर फोकस करती है। दशकों से पुराने ढर्रे पर चल रहे एजुकेशन सिस्टम 10+2 को ख़त्म कर 5+3+3+4 का फॉर्मेट तय किया गया है। अब शिक्षा क्षेत्र में नई सोच, नई ऊर्जा को बढ़ावा मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसमें विद्यार्थियों के साथ साथ नए शिक्षक तैयार करने और स्थानीय भाषा में शिक्षा पर बल दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है, अभी तक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें व्हाट टू थिंक पर फोकस रहा है, जबकि शिक्षा नीति में हाउ टू थिंक पर बल दिया जा रहा है। वोकल फॉर लोकल, हमारा स्वाभिमान बुलंद हुआ। आत्मनिर्भर भारत अभियान। कोरोना महामारी से वैश्विक लड़ाई के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आपदा को अवसर में बदल दिया। उनकी पहल पर 130 करोड़ देशवासियों ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को जन आंदोलन बना दिया। किसानों, मजदूर, गरीबों, महिलाओं, छोटे व्यापारियों, उद्यमियों सभी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल मंत्र की गूंज देश के हर सेक्टर में सुनाई दी। एमएसएमई की न केवल परिभाषा बदल दी गई, बल्कि 3 लाख करोड़ रुपए के बिना गारंटी के आसान लोन की व्यवस्था की गई। पहली बार रेहड़ी पटरी और ठेले पर सामान बेचने वालों को रोजगार के लिए लोन मुहैया कराए गए। मोदी का लोहा मान रहा हर देश। कोरोना काल में रिकॉर्ड विदेशी निवेश। भारत निवेश के लिहाज से दुनिया का सबसे पसंदीदा देश बनकर उभरा है। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते एक और जहां दुनिया भर की अर्थव्यवस्था ठप पड़ी है, वहीं इस दौरान भारत में 81 अरब डॉलर का रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के कारण गूगल, वॉलमार्ट, फॉक्सकॉन, फेसबुक जैसी कई विदेशी कंपनियों ने भारतीय कंपनियों के साथ गठजोड़ किया है और अरबों डॉलर का निवेश किया है। अकेले गूगल ने मोदी सरकार के डिजिटाइजेशन प्रोग्राम से प्रभावित होकर 10 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई, भारत की वैश्विक अगुवाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड महामारी की शुरुआत में ही संपूर्ण लॉकडाउन जैसा साहसिक और दूरगामी फैसला लिया, जिससे भारत में अन्य देशों की तुलना में मृत्यु दर काफ़ी कम रही। भारत में जहां कोरोना महामारी से पहले नाममात्र के पीपीई किट और मेडिकल उपकरण बनते थे, वहीं आज भारत न केवल आत्मनिर्भर बन गया है बल्कि निर्यात भी कर रहा है। यही नहीं, 150 से अधिक देशों को हमने मदद की है। दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां जैसे मॉर्निंग कंसल्ट हो या गैलप, सबके सर्वे में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी नंबर 1 पर रहे। कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी श्री मोदी की सराहना की। हिंदुस्तानियों की पूरी हुई आस, राम मंदिर पर का भव्य शिलान्यास। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र
ट्रस्ट की स्थापना की घोषणा की। इसके साथ ही अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। 5 अगस्त 2020 को श्री मोदी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण की नींव रखी। इसी के साथ देश विदेश के करोड़ों भारतीयों की सदियों पुरानी आस पूरी हुई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा, हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा, हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा और ये मंदिर करोड़ों करोड़ लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। ये मंदिर आने वाली पीढ़ियों को आस्था, श्रद्धा और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। गुजरात कृषि क्षेत्र में चमत्कार कर दिखाया हर दिन हर रात। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को इतिहास कई कारणों से याद रखेगा, लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय इतिहास में किसान कल्याण की दृष्टि से सबसे महान कालखंडों में से एक था, जिसे कुशल विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों द्वारा कृषि चमत्कार कहा गया है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में गुजरात में साल दर साल कृषि विकास दर दोहरे अंकों में रही, जो भारत के इतिहास में अभूतपूर्व थी। यह संभव हो पाया क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार किसान हितैषी रही है, चाहे वह ज्योति ग्राम योजना के माध्यम से खेतों के लिए बिजली सुनिश्चित करना हो, डेयरी क्षेत्र में क्रांति लानी हो, चेक डैम के माध्यम से पानी का स्तर बढ़ाना हो, नर्मदा परियोजना को पूरा करना हो या किसानों तक नवीनतम तकनीक ले जाने के लिए बड़े पैमाने पर कृषि महोत्सव आयोजित करना हो। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किसानों के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। जहाँ जहाँ नरेंद्र मोदी का प्रशासन, वहाँ वहाँ नवाचार यानी इनोवेशन। नरेंद्र मोदी नाम ही इनोवेशन का पर्याय है। वे एक ऐसे टेक सेवी मुख्यमंत्री थे जिन्होंने जन सेवा में टेक्नोलॉजी की शक्ति का उपयोग करने के मामले में मील का पत्थर स्थापित किया। मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया स्वागत कार्यक्रम स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंसेस थ्रू एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ने सरकार की कार्यप्रणाली को लोगों के लिए अत्यंत ही सरल और सुगम बना दिया। स्वागत कार्यक्रम ने संयुक्त राष्ट्र से पुरस्कार भी प्राप्त किया। नरेंद्र मोदी ने किसानों को टेक्नोलॉजी का लाभ देने के लिए और कृषि कार्य को सरल बनाने के लिए केंद्र सरकार की मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाएं बहुत पहले ही गुजरात में लाने का काम किया। हर पंचायत तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाने से लेकर कंप्यूटरीकृत भूमि रिकॉर्ड सुनिश्चित करने तक, ई सेवा वितरण से लेकर वाटरशेड प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने तक नरेंद्र मोदी ने दिखाया कि कैसे नवाचार लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है। टेक्नोलॉजी का मतलब केवल सुख सुविधा ही नहीं, लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए दिन प्रतिदिन के प्रशासन में टेक्नोलॉजी का उपयोग नरेंद्र मोदी की उपलब्धि है। महामारी में सतत शांत और समर्पित नरेंद्र मोदी। कोविड-19 जहां सबसे विकसित देशों को भी घुटने पर ले आया, वहीं विशाल आबादी और अति चुनौतीपूर्ण दूसरी लहर के बावजूद भारत एक बड़ी जनसंख्या की जान बचाने में काफ़ी सफल रहा। ज़्यादातर देशों की तुलना में यहाँ कोरोना के मामले भी कम रहे और मृत्यु दर भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्रिय नेतृत्व से महामारी के बाद भी यह फर्क रहा है। उनके नेतृत्व में लोगों को इतना विश्वास है कि जब उन्होंने जनता कर्फ्यू के जरिए लोगों से घर पर रहने की अपील की तो लोगों ने उसका अक्षरशः पालन किया। उन्होंने ख्याल रखा कि उनकी सरकार जरूरी कदम उठाने में आगे रहे। उदाहरण के लिए दुनिया के दूसरे देशों से बहुत पहले हमने मास्क लगाना अनिवार्य किया, रैपिड एंटीजन टेस्ट को बहुत पहले अनिवार्य बनाया। प्रधानमंत्री ने यह भी ध्यान दिया कि स्वास्थ्य सेवा में तेज़ी से सुधार किया जाए। भारत देश जो नगण्य पीपी किट बनाता था, वो प्रतिदिन लाखों का उत्पादन करते हुए पीपी किट का निर्यातक देश बन गया। प्रधानमंत्री ने यह भी सुनिश्चित किया कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन 10 गुना बढ़े। 2021 के सिर्फ एक महीने में ऑक्सीजन का इतना उत्पादन हुआ जितना 2019 में पूरे वर्ष भर में हुआ था। फिलहाल देश भर में 1200 से ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। राज्यों को लगभग 40,000 वेंटिलेटर की आपूर्ति की गई। रेमडेसिविर जैसी महत्वपूर्ण दवाओं का उत्पादन प्रतिमाह 38 लाख वायल से 3 गुना बढ़कर 1.20 करोड़ वायल्स प्रति माह हो गया। प्रधानमंत्री की त्वरित निर्णय क्षमता और ठोस प्रयासों के बिना इनमें से कुछ भी संभव नहीं था। महामारी में विश्वास न तोड़ा, गरीबों का साथ न छोड़ा। कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिया गया सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण फैसला था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। लगभग 80 करोड़ लोगों को भूखा ना सोने दिया और इस योजना के तहत उन तक मुफ्त और पौष्टिक अनाज पहुंचाया गया। लगभग 42 करोड़ लोगों को 69,000 करोड़ रुपयों की वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिसमें लगभग 16 करोड़ लाभार्थी थे।
जनधन खाता धारक महिलाएं, बुजुर्ग और दिव्यांग, इनमें से 5,000 करोड़ रुपए तो केवल 1.83 करोड़ कंस्ट्रक्शन श्रमिकों के लिए था, जिनमें से ज़्यादातर प्रवासी श्रमिक थे। इतना ही नहीं, महामारी के दौरान उज्ज्वला योजना में लाभार्थियों को 14 करोड़ से अधिक मुफ्त LPG सिलेंडर रिफिल कर पहुँचाए गए। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना रोजगार अभियान के तहत महामारी में अपने अपने गांव लौटे श्रमिकों को गांव के बुनियादी ढांचों के काम में लगा दिया गया, जिससे कि उनको भी काम मिले और गांव का भी भला हो। प्रधानमंत्री की विचारशीलता तब सामने आई जब PM स्वनिधि जैसी योजना बनाकर उन्होंने महामारी की चपेट में आए रेहड़ी पटरी वालों को पूंजी प्रदान करवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी के दौरान लगातार यह ध्यान रखा कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और साथ ही कोरोना से लड़ाई भी जारी रहे। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान, यदि आप इतिहास के पन्ने पलट कर देखेंगे तो पता चलेगा कि ज़्यादातर बीमारियों के टीकाकरण के लिए भारत को विदेशों से वैक्सीन मंगवानी पड़ती थी। इसके लिए दशकों इंतजार करना पड़ता था। अन्य देशों के टीकाकरण कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी भारत में टीकाकरण शुरू तक नहीं हो पाता था। आप कल्पना कीजिए कि जब दूसरे देश कोरोना वैक्सीन के कच्चे माल के निर्यात तक की अनुमति नहीं दे रहे थे, ऐसे में अगर हमने अपना स्वदेशी टीका नहीं बनाया होता तो भारत की क्या दशा होती। अप्रैल 2020 में ही जब दुनिया को कोविड महामारी की विशालता का एहसास भी नहीं था, तब प्रधानमंत्री ने वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन कर दिया था। उन्होंने सुनिश्चित किया कि नियामक बाधाओं को दूर किया जाए और ज़रूरत के मुताबिक समय पर अग्रिम पैसा पहुंचाया जाए। प्रगति की निगरानी के लिए खुद प्रधानमंत्री ने संबंधित स्थलों का दौरा किया। परिणाम यह निकला कि 1 साल के भीतर यानी कि जनवरी 2021 में भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया। तब से लेकर आज तक भारत लगभग 70 करोड़ से भी अधिक खुराक देने में कामयाब रहा है। यह संख्या कई महाद्वीपों की जनसंख्या से भी अधिक है। अगस्त 2021 में अकेले भारत ने दुनिया के सबसे धनी देशों के समूह G7 के कुल देशों की तुलना में अधिक टीका लगाया है। भारत अब दुनिया की पहली DNA वैक्सीन का भी मालिक हो गया है, जो कि प्रमाण है कि भारत के इनोवेशन और वैज्ञानिकों के सशक्तिकरण का। आज भारत के पास कोरोना टीके की सुरक्षा है तो उसका श्रेय जाता है भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व को, वैज्ञानिकों के ज्ञान को और हमारे वैक्सीन उत्पादकों के उद्यम को। महामारी के दौरान भी न थमा सुधारों का दौर। जब भी राष्ट्रहित में कड़े फैसले की बात आती है, लेने की बात आती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी पीछे नहीं हटते। जब कई देश कोविड-19 महामारी के दौरान इसके आर्थिक प्रभावों से जूझ रहे थे और अर्थव्यवस्था को संभालने में असमर्थ थे, तब भारत ने न केवल महामारी को अपेक्षाकृत अधिक अच्छी तरह संभाला, बल्कि सफल तरीके से आर्थिक सुधारों के लिए एक मजबूत नींव भी रखी। आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के साथ मोदी सरकार ने कई अभूतपूर्व सामाजिक आर्थिक मुद्दों की श्रृंखला रच दी। MSME क्षेत्र में छोटे उद्योगों को लाभ पहुंचाने वाले सुधारों को लेकर कोयला खनन में सुधार तक, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने से लेकर सबसे गरीब लोगों को लाभान्वित करने वाले वन नेशन वन राशन कार्ड तक, अर्थव्यवस्था को संवारने, निवेश बढ़ाने और रोजगार पैदा करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। रक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार के साथ ही PLI योजनाओं को ऐतिहासिक सफलता और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से लेकर राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा योजना तक सभी की घोषणा इस महामारी के दौरान ही की गई। श्रमिकों को अधिक सुरक्षा देने के साथ साथ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को सुनिश्चित करने के लिए श्रम कानूनों को सुव्यवस्थित किया गया। हमारे अन्नदाताओं को दशकों से उन पर लागू उन कठोर कानूनों से मुक्त कर दिया गया जो उनकी उत्पादकता और कमाई को सीमित करते थे। इस तरह से अगले दशक के विकास के लक्ष्य को भी निर्धारित किए गए। बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि। आधुनिक भारत की सबसे महत्वपूर्ण हस्तियों में से एक है बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर। बाबा साहेब सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं। वंचितों के सशक्तिकरण के उनके सपने को मोदी सरकार ने जितना साकार किया है, उतना किसी भी अन्य सरकार ने नहीं किया होगा। सरकार की लगभग हर प्रमुख योजना जैसे कि जनधन, मुद्रा आदि सबसे गरीब और हाशिए के लोगों के सेवार्थी बनी है। बाबा साहेब ने हमारे संविधान को गढ़कर हमारे लोकतंत्र की शक्ति को तो बढ़ाया ही है, साथ में उनके विचारों ने अन्य क्षेत्रों में भी हमें नया दृष्टिकोण दिया है। नरेंद्र मोदी ने न केवल श्रम कल्याण, जल प्रबंधन और महिला अधिकारों के बारे में बाबा साहेब के विचारों को सामने लाने का काम किया है, बल्कि उनके विज़न को भी साकार करने का बीड़ा उठाया है। मोदी सरकार द्वारा बाबा साहेब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए उनसे जुड़े 5 स्मृति स्थलों का विकास किया गया। इनमें शामिल है महू में स्थित उनका जन्म स्थान, लंदन में वह स्थान जहां वे पढ़ाई के दौरान रुके थे, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल और मुंबई में चैत्य भूमि। डॉक्टर BR अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक और अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों का ही फल है। खेल से बढ़ाया तालमेल।
टोक्यो ओलंपिक हर किसी के जहन में ताज़ा है। इस बार भारत ने अपने अब तक के ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक जीते हैं। महिला मुक्केबाजी, कुश्ती, वेटलिफ्टिंग, भारोत्तोलन, पुरुष हॉकी, बैडमिंटन और एथलेटिक्स जैसे खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए अनेक खिताब हासिल किए गए हैं। महिला हॉकी टीम ने तो देश का दिल ही जीत लिया। इसी टोक्यो पैरा ओलंपिक में तो हमारे पैरा एथलीटों ने गजब का प्रदर्शन करते हुए इतने पदक जीते कि वह पिछले सभी पैरा ओलंपिक्स में जीते गए कुल पदकों की संख्या से भी ज़्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन अब आम होता जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे एथलीट कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार की TOPS टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई है, जिसके जरिए हमारे एथलीटों को विशेष प्रशिक्षण, सहायता एवं सुविधा प्रदान की जाती है। इस तरह की यह प्रथम संस्थागत पहल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में एक खेल संस्कृति के निर्माण के लिए व्यक्तिगत रूप से भी काम किया है। वे समय समय पर खिलाड़ियों के साथ बातचीत कर उनका मनोबल बढ़ाते रहे हैं। वे न केवल विजेताओं से मिलकर उन्हें बधाई देते हैं, बल्कि जो जीत नहीं पाए पर बेहतरीन प्रदर्शन करके लौटे, ऐसे खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करते हैं। भारत जैसे देश में जहां राजनेता अक्सर माइक पर बोलने का एक मौका भी नहीं छोड़ना चाहते, वहां जब प्रधानमंत्री हमारे खिलाड़ियों के लिए माइक पकड़े दिखते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि खेलों के प्रति हमारे दृष्टिकोण में कितना बड़ा नया बदलाव आया है। अमृतकाल सबका प्रयास। इस वर्ष हम भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इस महामारी के काल में भी पूरे देश के दिल में देशभक्ति का जोश भरा हुआ है। इस ऐतिहासिक वर्ष में अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के भविष्य के लिए एक प्रेरणादायक दृष्टिकोण को सामने रखा है। उन्होंने कहा कि हमारे आज़ादी के 75वें वर्ष और 100वें वर्षों के बीच अगले 25 वर्ष अमृतकाल हैं, जिसमें एक राष्ट्र के रूप में हमारे पास आत्मनिर्भर भारत बनाने का मौका है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इस लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब इस मंत्र में जुड़ेगा सबका प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे राष्ट्रीय आकांक्षाओं में ये भाव ले आए हैं। उनके लिए राष्ट्र निर्माण का अर्थ केवल सरकार ही नहीं, बल्कि लोग, उनकी उम्मीदें और उनकी भागीदारी भी है। तेज काम, बड़ा परिणाम, नरेंद्र मोदी की पहचान। जब भी कोई भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासन के बारे में सोचता है तो दो शब्द उसके दिमाग में सहज ही आते हैं: तेज काम, बड़ा परिणाम। वे सुनिश्चित करते हैं कि उनकी सरकार में अभूतपूर्व काम उनकी अद्भुत गति के साथ हों। उनके नेतृत्व में भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने वाले देश के रूप में उभरता है, जहां किसी एक दिन में करीब 1 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो रहा है। कई देश तो 10 महीनों में भी 1 करोड़ लोगों का टीकाकरण नहीं कर पाए हैं। नरेंद्र मोदी ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम बनाया है। भारत 2020 में लगातार दूसरे वर्ष दुनिया में सबसे अधिक डिजिटल लेन देन की रैंकिंग में शीर्ष पर है, यहाँ तक कि चीन से भी आगे। दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता कार्यक्रम स्वच्छ भारत हो, या दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश की जनधन योजना, या फिर दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोगों के कल्याण के लिए लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं। इससे पहले के 70 वर्षों की तुलना में पिछले 7 वर्षों में इस तरह के लाभ अधिकतम नागरिकों तक पहुंचे हैं। यह है नरेंद्र मोदी का काम, उनकी गति और उनका परिणाम। तो आपने नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनके लिए प्रदर्शनी जो लगाई गई है, उसका पूरा विवरण मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ज़रूर ये छोटी सा प्रयास जो मैंने किया है वो अच्छा लगा होगा, और मैं समझता हूँ कि आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की सबसे बड़ी बधाई यही रहेगी कि उनके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। मेरा प्रयास इतना ही था। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आप लाइक करते हैं तो बहुत आभारी रहूँगा, शेयर करते हैं तो आपके लिए सदैव ऋणी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने नेशनल डिफेंस को इतना प्यार दिया। जय हिंद, वंदे मातरम।